चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। शराब घोटाले में आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने सीबीआई कस्टडी में उन्हें 3 दिन के लिए भेज दिया है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स के लिए सीधा जुड़ते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं क्या है अपडेट। देखिए, मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया था। उसके बाद मंगलवार रात को ही सीबीआई ने तिहाड़ जेल में जाकर के उनसे पूछताछ की थी। आज उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर के आया गया, यहाँ पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई ने कहा कि हमारे पास पुख्ता सबूत है, हमें इनसे पूछताछ करनी है। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट से इनके लिए 5 दिन का रिमांड मांगा था। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया था। अब कोर्ट ने अपना ऑर्डर सुनाया है। कोर्ट ने इन्हें 3 दिन के रिमांड के ऊपर भेज दिया है, यानी कि इनको 29 जून तक रिमांड पर ही रहना होगा। 29 जून को इनको दोबारा कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। तो खासतौर पे कि इनको जिस तरह से लग रहा था कि जो राउज एवेन्यू कोर्ट है उन्होंने ईडी के केस में तो इनको राहत दे दी थी, लेकिन अब सीबीआई ने भी इस मामले में अपनी कार्रवाई शुरू कर दिया। तो सीबीआई ने इनको अब गिरफ्तार कर लिया। 3 दिन का उनसे पूछताछ करेगी। पूछताछ करने के बाद आगे किस तरह की कार्रवाई होगी सीबीआई उसके बाद तय करेगी। आगे हो सकता है सीबीआई दोबारा से इनका रिमांड लेने की कोशिश करे। तो कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल को फिलहाल जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा। अभी वो जल्दी बाहर आने का उनका रास्ता साफ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। शुक्रिया सीएम इस पूरे अपडेट के लिए। वहीं इससे पहले एसपी नेता अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल के साथ भेदभाव किया है और केजरीवाल को एजेंसी परेशान कर रही है। केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा भेदभाव अगर किसी के साथ किया है तो वो दिल्ली सरकार के साथ और खासकर अरविंद केजरीवाल जी के साथ। सरकार बन गई उनकी, वो जनता के लिए काम करना चाहते हैं। जनता का स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो, उनको सही शिक्षा कैसे मिले और सुविधाएं कैसे मिल पाएं। वहीं केंद्र सरकार लगातार रोड़ा अटका रही है, उनको तकलीफ परेशानी पहुंचा रही है। और जब उन्हें हर जगह से राहत मिलने का काम शुरू हो गया, जब वो बाहर आ जाते, ये केंद्र सरकार की जानकारी में होगा कि वो बाहर निकल आएंगे, वो निकल ना पाएं, जनता के बीच में ना पहुंच पाएं, सरकार ठीक से न चला पाएं। इसलिए फिर उन पे न जाने कौन सा मुकदमा लगा करके फिर उनको फंसा दिया गया। ओम बिरला 18वीं लोकसभा के स्पीकर चुन लिए गए हैं। लोकसभा में स्पीकर के तौर पर ओम बिरला का लगातार दूसरा कार्यकाल होगा। कल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बनने के बाद स्पीकर पद के लिए एनडीए की तरफ से ओम बिरला और विपक्ष की तरफ से कांग्रेस सांसद के सुरेश ने नामांकन भरा था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा स्पीकर के लिए ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा। लोकसभा में ओम बिरला को ध्वनि मत से स्पीकर चुन लिया गया। स्पीकर के चुनाव के बाद लोकसभा में पीएम मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और इसके बाद दोनों नेता संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के साथ ओम बिरला को स्पीकर के आसन तक लेकर गए और उन्हें आसन ग्रहण कराया। ओम बिरला के आसन ग्रहण करने के बाद पीएम मोदी, राहुल गांधी और रिजिजू ने उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने ओम बिरला को बधाई देते हुए लोकसभा में उनके पिछले कार्यकाल के लिए उनकी तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि हम सभी का विश्वास है कि आने वाले 5 सालों में आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे। जो कार्य आजादी के 70 साल में नहीं हुए, आपकी अध्यक्षता में इस सदन ने इसको करके दिखाया। आज देश अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत को आधुनिक बनाने की दिशा में जब हर तरह से प्रयास हो रहे हैं, मैं मानता हूं कि नया संसद भवन भी अमृतकाल के भविष्य को लिखने का काम करेगा और वो भी आपकी अध्यक्षता। वहीं कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में नेता विपक्ष की जिम्मेदारी संभाल ली है। राहुल गांधी ने भी स्पीकर ओम बिरला को बधाई दी और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि विपक्ष की आवाज को दबाया नहीं जाएगा। It is very important that the voice of the opposition
is allowed to be represented in this House. I'm confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. Speaker, sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker, sir, so the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. साथ ही अखिलेश यादव ने स्पीकर को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि वो हर दल को बराबरी का सम्मान देंगे। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। एआईएमआई के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि स्पीकर छोटे दलों की भी सुनेंगे। सर, आप इस हाउस के रिपोजिटरी है, कस्टोडियन है, मगर हकीकत यह है कि अक्सरियती जमात के पास नंबर है मगर उनके पास अक्सरियत की ताकत नहीं है। यहाँ अपोजिशन के पास अक्सरियत की आवाज़ भी है, तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप छोटी पार्टियों को मौका दीजिए और मुझे यकीन है कि आप 17वीं लोकसभा में जिस तरह शफकत का मुजाहरा मुझ पर किया, हम छोटी पार्टियों पर, मैं उस समुदाय से आता हूं जो इस ऐवान में सिर्फ 4% है, तो हमको आवाज़ उठाने की आवाज़ दीजिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पीएम मोदी समेत सभी संसद सदस्यों का आभार व्यक्त किया। इसके बाद उन्होंने 1975 में इमरजेंसी का जिक्र करते हुए उसकी निंदा की। लोकसभा में इमरजेंसी के जिक्र पर विपक्ष दलों ने जमकर हंगामा किया और नारेबाजी भी की। स्पीकर ने इमरजेंसी के दौरान जान गंवाने वालों की याद में मौन रखने को कहा और सत्ता पक्ष ने मौन भी रखा, लेकिन कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। बिरला ने कहा कि 1975 में देश में तानाशाही थोपी गई और जनता को कांग्रेस की कुनीतियां झेलनी पड़ी। इमरजेंसी अपने साथ ही ऐसे असामाजिक और तानाशाही की भावना से भयंकर चुनौतियों को लेकर आई, जिसने गरीबी, दलित और वंचितों को तबाह कर दिया। इमरजेंसी के दौरान लोगों को कांग्रेस सरकार द्वारा जबरन थोपी गई अनिवार्य नसबंदी का, शहरों में अतिक्रमण हटाने के नाम पर मनमानी का और सरकार की कुनीतियों का प्रहार झेलना पड़ा। ये सदन उन सभी लोगों के प्रति संवेदना जताना चाहता है। तो संसद में स्पीकर के चुनाव के बाद हंगामा हो गया। आने वाले दिनों में कैसी रहेगी संसद की पिक्चर, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर। भारत में एप्पल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन में महिला कर्मचारियों से भेदभाव की मीडिया रिपोर्ट्स पर अब केंद्र सरकार हरकत में आ गई है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार से रिपोर्ट मांगी है। हालांकि फॉक्सकॉन कंपनी ने किसी भी तरह के भेदभाव से इनकार किया है। तो इस खबर पर अब सीधा जुड़ते हैं मेरे सहयोगी रोहन सिंह से। और रोहन, ये बताएं इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है? जी, पहला एक्शन लिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से इस फॉक्सकॉन भेदभाव मामले में, और इसमें श्रम मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है तमिलनाडु सरकार से, और साथ ही जो रीजनल चीफ लेबर कमिश्नर है उनसे एक फैक्चुअल रिपोर्ट देने को कहा गया है कि क्या वाकई में ऐसा कुछ भेदभाव हुआ था। श्रम मंत्रालय के मुताबिक ये जो समान पारिश्रमिक कानून है उसका उल्लंघन है अगर किसी तरह का भेदभाव होता है किसी लिंग के आधार पर, किसी बैकग्राउंड के आधार पर, और अगर ये पाया जाता है कि किसी तरह का भेदभाव हुआ है तो कार्रवाई होगी।
इसमें हम बता दें कि जो पूरा मामला है, एक रिपोर्ट आई थी कि फॉक्सकॉन के जो चेन्नई प्लांट है वहाँ पर जो विवाहित महिलाएं हैं उनके खिलाफ भेदभाव किया जा रहा है। उन्हें नौकरी एप्लीकेशन के स्तर पे ही उनके जो नौकरी है उसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। कुछ केसेस ऐसे ही बताए गए जहाँ के गेट से ही ऐसी महिलाओं को जो विवाहित हैं वापस कर दिया गया। तो जिसके बाद ये पूरा मामला उठकर सामने आया था। इसमें हालांकि फॉक्सकॉन की तरफ से एक जवाब जरूर आया है। उन्होंने पूरी तरह से इसको इनकार किया है, इसको खारिज किया है इन रिपोर्ट्स को, और ये भी कहा है कि जो लास्ट राउंड जो भर्ती हुई थी उसमें करीब 25% महिलाएं विवाहित थीं। लेकिन ये मामला आगे कैसे बढ़ता है, ये इसके लिए हमें ये जो रिपोर्ट, ये दोनों तमिलनाडु सरकार और जो रीजनल लेबर कमिश्नर है इनकी जो रिपोर्ट आती है उसके बाद केंद्र सरकार कोई और कार्रवाई इस पर कर सकती है। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। निफ्टी जून सीरीज एक्सपायरी से पहले बाजार फुल जोश में है। सेंसेक्स निफ्टी लगातार नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। आज के बाजार में सेंसेक्स ने इंट्राडे में 78,759 और निफ्टी ने इंट्राडे में 23,889 का रिकॉर्ड दर्ज हुआ। तो वहीं निफ्टी बैंक भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। डिटेल्स लेते हैं सुमित मेहरोत्रा से। तो सुमित, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आज बाजार की बड़ी बातें क्या रही? देखिए, आज भारतीय बाजारों के लिए एक बढ़िया दिन फिर से, जबकि नए रिकॉर्ड्स बनते हुए दिखाई पड़े। निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक सब में रिकॉर्ड था। और आज के लिए जो तेजी का पूरा दारोमदार था वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज पे, जहां पर बाजार की पूरी तेजी का आधा हिस्सा अकेला रिलायंस के दम पर ही आता हुआ दिखाई पड़ा। रिलायंस ने अपना नया ऑल टाइम हाई हिट किया। 20-20.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप अचीव करने वाली देश की पहली कंपनी, और एक बढ़िया तेजी बाजार के अंदर जारी होते हुए दिखाई पड़ी। रिलायंस में ऑयल एंड गैस की अच्छी तेजी रही। आज जो थोड़ी बहुत बाइंग थी वो सेलेक्टिव डिफेंस स्टॉक्स के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। बैंक्स में खरीदारी थी। इसके अलावा आज ऑयल एंड गैस के अंदर तेजी देखने को मिली। एनर्जी स्पेस में खरीदारी थी। साइमल्टेनियसली आज रियल्टी में बिकवाली देखने को मिली। साथ ही साथ FMCG इंडेक्स में थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिली। तो ऐसे मिला जुला काम था, लेकिन अदरवाइज मार्केट्स के अंदर एक बढ़िया तेजी रिलायंस के दम पर बनते हुए दिखाई पड़ी। सुमित, ये भी जानना चाहेंगे कि किन शेयर्स में एक्शन दिखा और कहां सबसे ज्यादा तेजी रही? रिलायंस की बात करें तो ये रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया आज। तो पहले तो सबसे ज्यादा तेजी रही टेलीकॉम स्पेस में। तो उसमें रिलायंस लीड कर रहा था। आज निफ्टी के टॉप गेनर में शुमार था नाम। करीब 4% का उछाल। भारतीय एयरटेल 3% की तेजी। अल्ट्राटेक सीमेंट 3% ऊपर। ग्रासिम करीब 1.5% का उछाल यहां पर देखने को मिला। गिरने वाले शेयरों में निफ्टी के अपोलो हॉस्पिटल 2.5% नीचे रहा। M&M 2% नीचे। हिंडाल्को 1.5% नीचे। और बजाज ऑटो करीब 2% बिकवाली यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में आज आइडिया लीड कर रहा था। 18.5 के लेवल्स तक भी गया एक समय पर। बायोकॉन 4% ऊपर। जी एंटरटेनमेंट F&O के टॉप गेनर में शुमार। इंडस टावर 4% तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप गिरने वाले शेयर में प्रेस्टीज एस्टेट लगातार तीसरा दिन जबकि प्रेशर में। NMDC, मैक्रोटेक, ओरेकल, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर लगातार प्रेशर देखने को मिल रहा है। शुक्रिया सुमित इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो बाजार में तेजी का ट्रेंड कायम है, जिसमें सीमेंट, मेटल से लेकर कई सेक्टर में अच्छी तेजी की उम्मीद है। ये कहना है गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रैटेजिस्ट गौतम शाह का। खास बातचीत में गौतम शाह ने निवेशकों के निवेश की रणनीति पर भी सलाह दी है। मेरा ये मानना है कि जो हाउसिंग और अफोर्डेबल हाउसिंग का जो थीम है, ये अभी नया इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद एक नया ट्रेंड और मोमेंटम पकड़ी है। और मुझे लग रहा है कि हाउसिंग फाइनेंस और प्रॉक्सी स्टॉक्स जो है वो काफी अच्छे करेंगे। तो अगर आप सिरेमिक स्पेस में देखें, सीमेंट को देखें, आई थिंक दिस इज अ सेक्टर दैट वी रियली लाइक। और जिस तरह की ब्रेकआउट्स हमने देखा है पिछले 4-5 दिनों में, मुझे लग रहा है कि सीमेंट में अभी तेजी बनी रहेगी। मेटल्स एक मेगा ट्रेंड है। आई थिंक ये ट्रेंड शुरू हुई थी दिसंबर लास्ट ईयर, जनवरी दिस ईयर। और उसके बाद आपने देखा JSPL, JSW स्टील, टाटा स्टील में कितनी अच्छी मूवमेंट है। और सारे स्टॉक्स 20-25% ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। और ये सब बड़े बड़े लार्ज कैप्स है। और मुझे लग रहा है कि इस कंसोलिडेशन के बाद वो वापस चलना चालू हो जाएंगे। फंडामेंटल टेलमेंट भी आ चुकी है। चार्ट्स तो गजब के हैं ही। रेशियो चार्ट्स अगर आप देखें वर्सेस द निफ्टी, आई थिंक दे आर एट अ पॉइंट वेयर द ऑटो इंडेक्स वाज अ ईयर बैक। सो अगला 3 से 6 महीना मेरे हिसाब से मेटल्स काफी अच्छे करेंगे। और यहां से भी आपको 20 से 40% की तेजी टॉप स्टॉक्स में मिलेगी। टेलीकॉम शेयरों में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। ब्रोकर्स की टेलीकॉम पर क्या राय है, बता रहे हैं मेरे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा।
देखिए, आज एक बढ़िया रिपोर्ट आई थी सिटी की तरफ से और उन्होंने यहाँ पे अलग अलग स्टॉक्स के अंदर अलग अलग कवरेज आते हुए दिखाई पड़े। पहले भारतीय एयरटेल जहाँ पे बाय रेटिंग थी 1520 रुपए के टारगेट्स के लिए, इंडस टावर में बाय रेटिंग थी 450 रुपए के टारगेट के लिए, वोडाफोन आइडिया में न्यूट्रल रेटिंग थी, लेकिन उन्होंने बुल केस में जो टारगेट दिया है वो करीब करीब 25 रुपए के आसपास की उनकी तरफ से आते हुए दिखाई पड़े हैं। उन्होंने मल्टीपल ट्रिगर्स स्टॉक के लिए बताए हैं, जहाँ पे उनका कहना है कि जो दूसरी छमाही है वहाँ पर एक टैरिफ हाइक बड़ा ट्रिगर बन सकता है स्पेस के लिए, जो कि शुरू भी होने वाली है। साथ ही साथ उन्होंने भी कहा कि 5G की मोनेटाइजेशन की रफ्तार बढ़ सकती है, एक बढ़िया केपेक्स रिवाइवल है जो कि वोडाफोन की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ सकता है। इंडस टावर की ओर से दोबारा डिविडेंड की स्टोरीज बनते हुए दिखाई पड़ सकती हैं और AGR केस में भी एक अच्छी प्रोग्रेस आते हुए दिखाई पड़ेगी। तो केपेक्स की साइकिल इनके फेवर में आने से और टैरिफ हाइक की पॉसिबिलिटीज के मद्देनजर शायद स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी बनते हुए दिखाई पड़े, इसीलिए तमाम स्टॉक्स में खरीदारी की जाए है और उसी का एक बड़ा रिएक्शन हमने स्टॉक्स में देखा भी। चलिए अब बात करते हैं स्पेक्ट्रम नीलामी की, जिसमें इस बार रिस्पांस ठंडा मिला है सरकार को। सरकार को नीलामी से 11,000 करोड़ रुपए की आय हुई है। भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडा आइडिया ने नीलामी में हिस्सा लिया। डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं, जो उम्मीद सरकार कर रही थी पूरी स्पेक्ट्रम नीलामी से, वैसी उम्मीद के हिसाब से आय नहीं मिली है सरकार को, क्या वजह मानते हैं आप? दीपाली, CNBC आवाज की खबर पर एक बार फिर मोहर लगी है। हमने अपने दर्शकों को सबसे पहले बताया था कि इस नीलामी में सरकार ने 141 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बेचा है और सरकार को करीबन 11,340 करोड़ रुपए की आय हुई है। तो वो खबर हमारी बिल्कुल सही निकली। सरकार 7 राउंड के बाद स्पेक्ट्रम की नीलामी जो है खत्म हो गई थी। अगर मैं सबसे पहले बात करूं कौन सी कंपनी ने कितना स्पेक्ट्रम खरीदा, तो सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम इस बार नीलामी में भारतीय एयरटेल ने खरीदा है। भारतीय एयरटेल ने करीब 97 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खरीदा और इसके लिए उसने 6,500 करोड़ रुपए की रकम लगभग चुकाई है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर वोडाफोन आइडिया का नंबर आता है। वोडाफोन आइडिया ने करीबन 30 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खरीदा और उसके लिए उसने 3,500 करोड़ रुपए की रकम चुकाई है। और सबसे कम स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाई है रिलायंस जियो ने। रिलायंस जियो ने करीब 14 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खरीदा और इसके लिए 973 करोड़ रुपए चुकाए हैं। टेलीकॉम कंपनियों को अगले 10 दिन के अंदर ये रकम, इससे जुड़ी हुई 10% रकम सरकार को जमा करानी पड़ेगी। अपने बात की कि क्या नीलामी में एक ठंडा रिस्पॉन्स मिला, तो जब हमने सरकार से पूछा तो सरकार का कहना था कि जब हमने पिछली बार स्पेक्ट्रम की नीलामी की थी तो 1.5 लाख करोड़ रुपए की हमको आय लगभग हुई थी। तो इसके मुकाबले हमने इस बार मात्र 96,000 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम रखा था, तो उसके चलते हमको यहाँ पर 11,000 करोड़ रुपए की आय हमको देखने को मिली और उनके हिसाब से ये एक सही फिगर है, तो परफेक्ट फिगर है। तो सरकार को इस नीलामी में फिलहाल कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो बाजार के जानकार है उनके मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से थोड़ा सा ठंडा रिस्पॉन्स यहाँ पर देखने को मिला है। जो बिल्कुल असीम, जिस तरह से असीम ने बताया कि सबसे पहले CNBC आवाज ने आपको बताया था कि 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की आय स्पेक्ट्रम नीलामी से सरकार को हुई है और शाम होते ही उस खबर पर मोहर भी लग गई। असीम, बने रहे आप हमारे साथ, एक और खबर पर आपके पास वापस लौटेंगे। तो नया टेलीकॉम एक्ट आज से लागू हो गया है। अब आपातकाल की स्थिति में सरकार किसी भी टेलीकॉम कंपनी का नेटवर्क अपने कंट्रोल में ले सकती है। सरकार ने अभी कुछ चुनिंदा सेक्शंस को ही लागू किया है। क्या है पूरी डिटेल्स जानने के लिए जुड़ते हैं एक बार फिर से असीम से। तो असीम, ये बताएं टेलीकॉम एक्ट में क्या कुछ शामिल किया गया है? दीपाली, सरकार टेलीकॉम सेक्टर में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार ने जो पुराना इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 था उसको बदलने का फैसला किया था। दिसंबर में नया इंडियन टेलीकॉम एक्ट 2023 उसको पारित भी पार्लियामेंट से करा लिया गया था, लेकिन अभी तक सरकार ने इसको लागू नहीं किया था। तो अब सरकार ने इसको नोटिफाई कर दिया, आज से ही लागू होने वाला है। खासतौर पर कई सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। सरकार को ज़्यादा पावर होगी आपातकाल की स्थिति में, या फिर किसी तरह की इमरजेंसी हो, या फिर कुछ नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा हो, ऐसे में सरकार टेलीकॉम कंपनियों का जो भी कंट्रोल और मैनेजमेंट अपने हाथों के अंदर ले सकती है। सरकार मैसेज को इंटरसेप्ट कर सकती है। अभी फिलहाल कुछ सेक्शंस को ही सरकार ने यहाँ पर नोटिफाई किया है, खासतौर पर कि सरकार ने जिसपे कि साइबर फ्रॉड के यहाँ पर इस पर रोक लगेगी, स्पैम कॉल के ऊपर रोक लगेगी। तो ऐसे कुछ सेक्शन के ऊपर सरकार ने ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया। अगले 180 दिनों के अंदर आपको यहाँ पर नए रूल्स बनते हुए भी दिखाई पड़ेंगे। तो उन रूल्स को सरकार इंप्लीमेंट करेगी ताकि जो सेक्टर है उसको काफी बढ़ावा दिया जा सके और आम जनता को भी राहत पहुंचाई जा सके। तो अगले 180 दिन के अंदर आपको टेलीकॉम सेक्टर में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
शुक्रिया सीम इन दोनों खबर पर हमारे दर्शकों को विस्तार से जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। सरकार गारमेंट सेक्टर को भी टेक्सटाइल पीएलआई के अंदर लाने की तैयारी कर रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉटन सहित सभी फैब्रिक के गारमेंट्स को पीएलआई में लाने की मांग कर रही है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स के लिए अब सीधा जुड़ते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, ये बताएं टेक्सटाइल में पीएलआई का दायरा किस तरह से बढ़ाने की तैयारी है? जी, अभी जो फिलहाल जो टेक्सटाइल पीएलआई स्कीम है वो मुख्य रूप से मैनमेड फैब्रिक या फिर टेक्निकल टेक्सटाइल पे फोकस करती है, लेकिन एक जो बहुत बड़ा दायरा है वो है गारमेंट सेक्टर का, खासतौर पे कॉटन फैब्रिक या बाकी जो नेचुरल फैब्रिक्स होते हैं उनसे बने जो गारमेंट्स होते हैं उसको अब तक शामिल नहीं किया गया है। अब सरकार इस पूरी पॉलिसी का जो टेक्सटाइल पीएलआई है उसको रिव्यू कर रही है और उसमें गारमेंट सेक्टर को भी इंक्लूड किया जा सकता है। इंडस्ट्री काफ़ी समय से इसकी मांग कर रही थी और अब जो है इसके जो टेक्सटाइल पीएलआई 2.0 है उसकी तैयारी चल रही है। एक और जो बड़ा बदलाव है वो है जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है जो इन्वेस्टमेंट का, उसको भी कम किया जा सकता है। सरकार का मानना है कि इससे जो बहुत सारी छोटी कंपनियां हैं उसको फ़ायदा मिल सकता है। अभी 100 करोड़ और 300 करोड़ का जो टिकट प्राइस हम कह सकते हैं इसके लिए है, लेकिन अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से, लेकिन अब उसको और कम करने की बात की जा रही है। इसके लिए बहुत जल्दी इंडस्ट्री के साथ कंसल्टेशन शुरू करने जा रहा है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री और उसके बाद इस पूरी जो पॉलिसी है उसको जो है रिव्यू किया जाएगा और उसमें बदलाव किया जाएगा। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब बात करते हैं पेरिस ओलंपिक की, जिसमें हम अपने खिलाड़ियों से ढेर सारे पदकों की उम्मीद तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस बार वहां भारत के लिहाज से और भी कुछ खास होने जा रहा है। पहली बार किसी ओलंपिक में भारत का कंट्री हाउस बनाया जा रहा है। इसका नाम होगा इंडिया हाउस। इंडिया हाउस रिलायंस फाउंडेशन की परिकल्पना है, जिसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ मिलकर तैयार किया जा रहा है। पेरिस में बन रहे इंडिया हाउस पर रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा कि ये ओलंपिक मूवमेंट में भारत की प्रगति का प्रतीक है। Namaskar. India's Olympic dream now has a house. With immense joy and excitement, I'm thrilled to announce the first ever India House at the Paris Olympic Games, presented by Reliance Foundation in partnership with the Indian Olympic Association. The India House is a space where we honor our athletes, celebrate our wins, share our stories, and welcome the world to India. It's a platform to showcase the beauty, depth and diversity of India to the world. We hope it will be a proud home away from home for the entire Indian contingent as well as the Indian diaspora from around the world. We truly hope the India House will be one more step towards fulfilling the shared dream of 1.4 billion Indians to bring the Olympic movement to India. I wish our talented athletes all the very best for the Games. May they shine and keep the tricolour soaring high on the global stage. Jai Hind! पेरिस ओलंपिक में इंडिया हाउस के इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा का कहना है कि इंडिया हाउस के जरिए दूसरे देशों के लोग भारत और भारतीय खिलाड़ियों के बारे में जान सकेंगे। इंडिया हाउस के लिए उन्होंने नीता अंबानी का धन्यवाद भी किया। The inaugural India House in partnership with our partners, Reliance Foundation, will be one of the main attractions for Indian fans and athletes at the Paris Olympics. It will also be a great way for the fans and people from other countries to know more about India and what makes it so special. India has proven its mettle as a host of major events, and India House will reflect the strides we have made as a sporting nation as well as in the Olympic movement. I would like to thank IOC member Mrs. Neeta Ambani for driving this initiative and India's Olympic movement. विकीलीक्स फाउंडर जूलियन असांज 5 साल बाद ब्रिटेन की जेल से रिहा हो गए हैं। अमेरिका के साथ हुए समझौते के बाद असांज ब्रिटेन से ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। प्लेन से उतरने के साथ ही उन्होंने अपनी पत्नी और पिता को गले लगाया। असांज 14 साल की लंबी कानूनी लड़ाइयों के बाद आजाद हुए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के निकट एक अमेरिकी कोर्ट में जासूसी का गुनाह कबूला। हालांकि इसके लिए उन्हें कोई जेल की सजा नहीं काटनी पड़ेगी, क्योंकि पहले ही असांज ने जेल में इतनी सजा काट ली है।
स्कूल और कॉलेजेस में ड्रेस कोड को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा फैसला आया है। कुछ छात्रों की अर्जी पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि ड्रेस कोड को लेकर वो कोई दखल नहीं देंगे। कोर्ट ने इसे सभी के लिए एक जैसे ड्रेस कोड को सही बताया। मुंबई में एक कॉलेज ने हिजाब और बुर्का पर बैन लगा दिया था, जिसके खिलाफ कुछ छात्रों ने अर्जी दी थी और बुर्का और हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज आने की इजाजत मांगी थी। तो चलिए, फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।